कहानी शुरू होती है जब हीरो युगा अपनी लॉयल पार्टी के साथ डीमन लॉर्ड के कासल के बाहर इकट्ठा होता है। कासल में एंटर करने से पहले पार्टी मेंबर्स फाइनल बैटल के लिए एक दूसरे को हाइप करते हैं। जल्द ही कासल के गेट्स खुलते हैं और अंदर से कई सिनिस्टर आंखें झांकती हैं। पार्टी के कास्टल में एंटर करने के बाद डीमन लॉर्ड का जनरल योकी उनका स्वागत करता है। वह उन्हें घमंड से ताना मारता है कि वे बहुत वीक हैं। पार्टी का मेज योकी पर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आसानी से उसे डिस्पेल कर देता है। अगले पल सोर्ड्समैन उसे मेली अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन योकी उसका अटैक डॉज करता है और उसे किक मारकर पीछे धकेल देता है। अंत में सपोर्ट मेज सिसिलिया युगा पर एक एनहांसमेंट स्पेल इस्तेमाल करती है, जो अपने अल्टीमेट स्पेल एक्सकैलिबर को एक एंडलेस डार्क स्पेल की ओर अनलीश करता है। योकी अपने डार्क स्पेल से जवाब देता है, जो हीरो के एक्सकैलिबर से टकराता है। एक पावर स्ट्रगल के बाद योकी हीरो को ओवर पावर कर देता है और पूरी पार्टी को अकेले ही डिफीट कर देता है। जमीन पर पड़े डिफीट हुए युगा सोचता है कि क्या यह उसके और उसके दोस्तों के लिए रास्ते का अंत है। युगा के बेहोश होने के बाद योकी सभी डिफीट हुए हीरोज को हील करने लगता है। हालांकि वह देखता है कि सपोर्ट मेज बहुत सुंदर दिखती है और अंत में उसकी खूबसूरती से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कुछ समय बाद वह हीरोज को कास्टल की एक प्रिजन में ले आता है। अंदर योकी के सबऑर्डिनेट्स उसे पूछते हैं कि क्या उन्हें हीरोज को किल कर देना चाहिए। योकी उनकी मौजूदगी से शॉक हो जाता है, इसलिए उसके सभी सबऑर्डिनेट्स उसे बेहोश सिसिलिया को घूरने के लिए टोकना शुरू कर देते हैं। आखिरकार योकी आह भरता है और उन्हें हीरोज को एक ह्यूमन विलेज के पास फेंकने के लिए कहता है। दर्दनाक रूप से अपने एंजेलिक क्रश को अलविदा कहता है। एक महीने बाद डीमन लॉर्ड योकी को सीधे अपने रूम में बुलाता है। वहां उसका राइट हैंड मैन जाकियल योकी से पूछता है कि उसे हीरोज के चैलेंज के लिए वापस आने से कितनी बार निपटना पड़ा है। योकी उसे बताता है कि वे उसे पहले ही 13 बार चैलेंज कर चुके हैं। तो जाकिल को लगता है कि हीरोज कमजोरों का एक झुंड है जो अपना सबक नहीं सीख सकते। डीमन लॉर्ड सोचता है कि योकी ने अभी तक हीरो की लाइफ खत्म क्यों नहीं की। जवाब में योकी बताता है कि वे मिजरेबल हीरोज उसके अटेंशन के भी लायक नहीं हैं। यह सुनकर डीमन लॉर्ड सलाह देता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स इस टास्क को संभालें और उसकी जगह हीरोज को एलिमिनेट करें। हैरान होकर योकी सोचता है कि उसके गरीब सर्वेंट्स के पास हीरो की पावर के खिलाफ कोई चांस नहीं है, क्योंकि वह सुंदर सपोर्ट मेज को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वह हीरोज को खुद ही डिस्पोज करने की पेशकश करता है। डीमन लॉर्ड मुस्कुराता है, चुपचाप योकी को इसे संभालने की अनुमति देता है। जैसे ही योकी थ्रोन रूम से निकलता है और अपने रूम में वापस जाता है, उसे हीरो की लाइफ के लिए चिंता महसूस होती है। वह यह भी जानता है कि वह हीरोज को डिफीट करने के लिए अकेला ओवर पावर है, अन्यथा वे डीमन लॉर्ड को किल करने के लिए पर्याप्त स्ट्रांग हैं। अंत में योकी सोचता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि डीमन लॉर्ड जल्द ही पूरी वर्ल्ड पर रूल करेगा। अगले दिन हीरोज एक बार फिर डीमन लॉर्ड के कासल में लौटते हैं। योकी के उनके सोर्ड्समैन और युगा को वापस धकेलने के बाद असॉल्ट मेज मकना अपने स्पेल से काउंटर अटैक करने की कोशिश करती है। हालांकि योकी उसके स्पेल्स के शुरुआती बराज को ब्लॉक कर देता है। माकना तुरंत बाद चुपचाप एक दूसरी वेव अनलीश करती है, जिससे वह हैरान हो जाता है। इसके बावजूद योकी इसे ब्लॉक करने के लिए समय पर रिएक्ट करता है और उसके लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस पूरी तरह से शॉक्ड थे। इस बीच योकी सिसिलिया को अपने दोस्तों को हील करते हुए देखता है, जिससे उसे ब्लश आता है। वह फिर हंसना शुरू कर देता है और हीरोज को उसे डिफीट करने के उनके फ्यूडल अटेम्प्ट्स के लिए ताना मारता है। फिर भी युगा हार मानने से इनकार करता है और उसे रोकने के लिए एक पावरफुल एक्सकैलिबर स्पेल का इस्तेमाल करता है। दुर्भाग्य से योकी आसानी से अटैक से बच जाता है और हीरोज को बताता है कि वे उसे कभी डिफीट नहीं कर सकते। युगा हार मानने से इनकार करता है, कहता है कि अगर वे इविल डीमन लॉर्ड को डिफीट करना चाहते हैं तो उनके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। यह सुनकर योकी अचानक सिसिलिया की ओर इशारा करता है और हीरोज को बताता है कि अगर वे उसे पीछे छोड़ देते हैं तो वे आगे बढ़ सकते हैं। युगा तुरंत इनकार करता है, लेकिन मकना योकी के ऑफर को स्वीकार करने का सुझाव देती है। वह बताती है कि यह पावरफुल डीमन उन्हें जब चाहे किल कर सकता है, इसलिए उन्हें उसकी काइंडनेस स्वीकार करनी चाहिए और अपने ट्रू मिशन को पूरा करना चाहिए। युगा अभी भी अपने कीमती टीममेट को छोड़ने से इनकार करता है, लेकिन उसी क्षण सिसिलिया बोलती है और उसे बताती है कि वह पीछे रहने को तैयार है। अंत में युगा और पार्टी आगे बढ़ते हैं। डीमन लॉर्ड को डिफीट करने के बाद अपनी प्रीस्टेस के लिए वापस आने का वादा करते हैं। एक बार जब वे सब चले जाते हैं, सिसिलिया योकी से पूछती है कि उसने उसे पीछे क्यों रहने दिया। यह सोचकर कि वह अभी भी फाइट करना चाहता है, वह एक अटैक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। हालांकि योकी तुरंत सरेंडर कर देता है और उससे निगोशिएट करने की कोशिश करता है। सिसिलिया सवाल करती है कि वह अपना परिचय क्यों दे रहा है, जब वह उसे वैसे भी किल करने की योजना बना रहा है।
वह जवाब देता है कि अगर वह सच में उसे मरा हुआ चाहता तो वह इसे शुरू से ही कर देता। आखिरकार वह रिलैक्स हो जाती है और उससे पूछती है कि वह क्या चाहता है। योकी अपनी करेज जुटाता है और स्वीकार करता है कि उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया था, यह स्वीकार करते हुए कि वह उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। सिसिलिया पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। कुछ सोचने के बाद वह पोलाइटली उसके ऑफर को अस्वीकार कर देती है। उसकी अस्वीकृति इतनी क्रशिंग होती है कि योकी जीवन जीने की अपनी सारी इच्छा खो देता है। सिसिलिया सोचती है कि वह उसे सिर्फ ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था और उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करती है। हालांकि चूंकि योकी डिफेंडिंग की जहमत भी नहीं उठाता, वह अपना अटैक बीच में ही रोक देती है। योकी उसे आगे बढ़ने और उसे खत्म करने के लिए कहता है, क्योंकि वह अब जीना नहीं चाहता। सिसिलिया ये मानने से इनकार करती है कि वह इतनी आसानी से हार मान लेगा। तो वह बताता है कि वह अपनी पूरी लाइफ डीमन लॉर्ड के कासल में फंसा रहा है। वह खुलासा करता है कि उसे केवल ह्यूमन विलेजेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बाहर जाने की अनुमति थी, लेकिन वह कभी ऐसा करना नहीं चाहता था। हैरान होकर सिसिलिया उस पर विश्वास करने से इनकार करती है, कहती है कि सभी डीमंस ईवल होते हैं। योकी बताता है कि भले ही वह डीमन जैसा दिखता हो, वह वास्तव में किसी और वर्ल्ड से रीइंकार्नेटेड हुआ था। सिसिलिया कंफ्यूज्ड महसूस करती है, तो योकी उसे बताता है कि वह वास्तव में एक ह्यूमन है डीमन के बॉडी के अंदर। वह रियलाइज करती है कि योकी के पास रीइंकार्नेटेड व्यक्ति के रूप में इनक्रेडिबल पावर्स होंगी। तो वह सोचती है कि उसने अकेले डीमन लॉर्ड को डिफीट क्यों नहीं किया। योकी बताता है कि अगर वह डीमन लॉर्ड को डिफीट कर देता तो वह डीमंस का अगला लीडर बन जाता, जिससे उसे ह्यूमन काइंड के खिलाफ टेरेबल एट्रोसिटीज करने के लिए मजबूर होना पड़ता। चूंकि योकी हेल्पलेस महसूस करता था, उसने सोचा कि वह अपनी बाकी की लाइफ अपनी सेल में मिजरेबली सड़ते हुए बिताएगा। हालांकि तभी वह सिसिलिया से मिला, जिसने उसे उम्मीद दी कि लाइफ जीने लायक है। योकी सोचता है कि वह सब कुछ हार मानने को तैयार है, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया था। अचानक सिसिलिया उसे बताती है कि उसे जीना जारी रखना चाहिए और अपनी पावर का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी की मदद करने के लिए करना चाहिए। वह सोचती है कि वह लाइफ में किसी और पर्पस की सेवा कर सकता है और उसे बाहर की वर्ल्ड में जाने में मदद करने की पेशकश करती है। कुछ दिनों बाद क्लैरिनेस का किंगडम डीमन लॉर्ड के खिलाफ अपनी विक्ट्री पर सभी हीरोज के लिए एक सेलिब्रेशन आयोजित करता है। किंग डार्ट्स सभी हीरोज को अपने सामने उनकी वर्ल्ड को एक ग्रेट ईवल से बचाने के लिए बधाई देता है और घोषणा करता है कि उनका किंगडम उनके सम्मान में एक 3 दिवसीय सेलिब्रेशन आयोजित करेगा। किंगडम के बाहर योकी एक सिक्लूडेड स्पॉट से देखता है। ये जानते हुए कि सिसिलिया वहां रहती है, वह दर्दनाक रूप से अपना डीमन हॉर्न तोड़ता है और किंगडम में एंटर करता है। इस बीच माकना युगा को उनकी विक्ट्री पर बधाई देती है और वह बहुत ओवरजॉयड महसूस करता है। वह फिर सिसिलिया की ओर मुड़ता है सेलिब्रेट करने के लिए, ये जानते हुए कि उनकी जीत उसकी वजह से थी, जिससे माकना को निग्लेक्टेड महसूस होता है। थोड़ी देर बाद योकी खुद को रजिस्टर करने के लिए शहर के एडवेंचरर्स गिल्ड में एंटर करता है। लेजी रिसेप्शनिस्ट क्लेमन आह भरता है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालता है। योकी के फॉर्म पर साइन करने के बाद क्लेमन उसे एक गिल्ड कार्ड देता है और बताता है कि वह सबसे निचले एफ रैंक से शुरू करेगा, जो एस रैंक तक जाता है। वह बताता है कि योकी रैंक अप करने के लिए कमीशंस ले सकता है, लेकिन एक एडवेंचरर को सामान्य रूप से ई रैंक तक पहुंचने में पूरा 1 महीना लगता है। फिर वह योकी को अपना कार्ड न खोने की चेतावनी देता है और उसे गुड लक की शुभकामनाएं देता है। अपना कार्ड मिलने के बाद योकी कई मिशंस पूरे करता है और एक इन किराए पर लेने के लिए पर्याप्त पैसे कमाता है। एक वीक बाद वह फिर से गिल्ड में एंटर करता है, जहां सभी एडवेंचरर्स एक उभरते हुए एडवेंचरर के बारे में बात कर रहे हैं, जो बहुत तेजी से रैंक अप कर रहा है। इस बीच योकी क्लेमन से कुछ और कमीशंस मांगता है, लेकिन लेजी रिसेप्शनिस्ट इनरेज्ड हो जाता है, क्योंकि वह आज कोई पेपर वर्क डील नहीं करना चाहता और उसे इसके बजाय अपने बगल में बैठी सुंदर लेडी से बात करने के लिए कहता है। हालांकि योकी इनकार करता है, कहता है कि उसे इसके बजाय क्लेमन के साथ समय बिताना पसंद है। इसे एक तरफ रखते हुए क्लेमन योकी से उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पूछता है, ये जानते हुए कि कोई भी नॉर्मल पर्सन एक वीक में एफ से डी रैंक तक नहीं जा सकता। योकी न जानने का नाटक करने की कोशिश करता है, तो क्लेमन आह भरता है, कहता है कि वह उसे परसिक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि उसने कुछ भी इलीगल नहीं किया है। तभी एक हुडेड गर्ल अंदर आती है और क्लेमन से योकी के मिशंस कैंसिल करने के लिए कहती है। हैरान होकर योकी रियलाइज करता है कि हुडेड गर्ल सिसिलिया है। क्लेमन भी सोचता है कि हीरो प्रीस्टेस गिल्ड में क्यों आ रही है, तो सिसिलिया उसे अपनी वॉइस धीमी रखने के लिए कहती है। वह फिर योकी की ओर मुड़ती है और उसे एक प्राइवेट चैट के लिए अपने हाउस पर इनवाइट करती है। जैसे ही वे सिसिलिया की कैरेज में जाते हैं, योकी सोचता है कि एक गर्ल ने उसे घर पर क्यों इनवाइट किया। जब वे सिसिलिया के हाउस पहुंचते हैं,
तो गार्ड्स में से एक सस्पिशियस हो जाता है योकी को कैरेज से बाहर आते देखकर। वह अपनी स्पीयर योकी की ओर करता है और जानने की मांग करता है कि वह सिसिलिया के साथ क्यों था। तो वह बाहर निकलती है और बताती है कि वह उसका फ्रेंड है। फिर एक और गार्ड उसके पार्टनर अंदर चले जाते हैं और सेसिलिया योकी के लिए चाय लाती है। वहां वह उसे जल्दी न ढूंढ पाने के लिए माफी मांगती है, लेकिन योकी को कोई बुरा नहीं लगता। वह हैरान होता है कि उसने उसे इतने बड़े शहर में कैसे ढूंढ लिया, और सेसिलिया बताती है कि इतने कम समय में डैंक तक चढ़ने की वजह से वह शहर में बहुत पॉपुलर हो गया है। इसी वजह से वह उसे एडवेंचरर्स गिल्ड छोड़ने के लिए कहती है, जिससे योकी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। सेसिलिया समझाती है कि युगा द्वारा डीमन लॉर्ड को हराने के बाद अन्य देशों ने पावर हथियाने के लिए एक प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी है। वह खुलासा करती है कि युगा को पहले से ही शासकों से ढेर सारे ऑफर मिल रहे हैं, जिसमें महिलाएं, पैसा और वह सारी पावर शामिल है जिसका वह सपना देख सकता था। जबकि योकी को हीरो से जलन महसूस होती है, उसे यह भी एहसास होता है कि देश उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेसिलिया फिर कहती है कि अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के साथ योकी भी उन देशों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा जो उसकी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि वह हीरो से भी ज्यादा स्ट्रांग है। उसे डर है कि दुनिया पर कब्जा करने के लिए योकी की पावर का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। योकी उसके डर को समझता है, लेकिन वह उसे यह भी याद दिलाता है कि उसे अपने बिल भरने हैं। सेसिलिया खुद उसे काम पर रखने का ऑफर देती है, लेकिन वह मानती है कि उसके पास उसके समय के लायक पैसा नहीं है। वह फिर उससे उसका ऑफर स्वीकार करने की भीख मांगती है, लेकिन अचानक योकी उसे अपना सिर उठाने के लिए कहता है। वह कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि भले ही उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का ऑफर मिले, वह उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ सेसिलिया है। यह सुनकर वह हंसने लगती है और योकी को अपनी बड़ी बड़ी बातों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। जल्द ही सेसिलिया की माँ सेलिया भी कमरे में आती है। वह योकी से अपने गार्ड के खराब बर्ताव के लिए माफी मांगती है और अपनी मेड सोफिया को उसे सबक सिखाने के लिए भेजती है। मैड के जाने के बाद सेलिया बताती है कि उसकी बेटी को पहले से ही सगाई के कई ऑफर्स मिल रहे हैं। योकी को झटका लगता है, क्योंकि हीरो युगा ने भी सेसिलिया को प्रपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन सेलिया उसे भरोसा दिलाती है कि उसने उसे मना कर दिया। योकी का रिएक्शन देखकर सेलिया सोचती है कि क्या वह भी उसकी बेटी को पसंद करता है। वह उसके पास बैठती है और पूछती है कि क्या वह सेसिलिया से शादी करना चाहेगा। हैरान होकर योकी सोचता है कि क्या वह उसे टेस्ट कर रही है, लेकिन सेलिया उसे सीधा जवाब देने को कहती है। तब वह अपना सिर हिलाता है और बताता है कि सेसिलिया उसे पहले ही एक बार रिजेक्ट कर चुकी है। योकी समझाता है कि वह फिलहाल एक एडवेंचरर के रूप में एक स्टेबल लाइफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह सेसिलिया को फिर से प्रपोज कर सके। सेलिया पूछती है कि क्या वह उसके इतने बड़े ऑफर को ठुकरा रहा है, तो योकी कहता है कि वह फिर भी सेसिलिया की फीलिंग्स का सम्मान करेगा। आखिरकार सेलिया योकी के कंडक्ट को अप्रूव करती है और बताती है कि वह बस उसे टेस्ट कर रही थी कि कहीं वह इस मौके पर झपट तो नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी किसी भी डेस्परेट इंसान से नहीं करना चाहती थी। वह योकी को पसंद करती है और उसे फ्यूचर में अपने घर आने की परमिशन दे देती है। बाद में सेसिलिया योकी को बताती है कि उसकी माँ उसमें दिलचस्पी ले सकती है। हालांकि योकी को उसकी माँ को लेकर अभी भी थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन वह उस मौके की सराहना करता है जो उसने उसे दिया। वह फिर पूछता है कि क्या वह उसे उसके पहले नाम से बुला सकता है, और वह मान जाती है। बदले में उसे भी उसके पहले नाम से बुलाती है। एक्साइटेड होकर योकी जोर से चिल्लाता है। उसे महसूस होता है कि वह उस लड़की के एक कदम और करीब आ गया है जिससे वह प्यार करता है। अगले दिन योकी अपने क्वेस्ट के लिए एक सिकाटा को ढूंढता है और आसानी से उसके सभी लेजर से बच जाता है। जैसे जैसे योकी उनसे बचता रहता है, मॉन्स्टर और भी गुस्से में आ जाता है और उसकी ओर चार्ज करना जारी रखता है। एक बार जब वह काफी करीब आ जाता है, तो योकी एक पावरफुल थंडरबोल्ट मैजिक स्पेल चलाता है, जो उस मॉन्स्टर बर्ड को केएफसी के एक बड़े ढेर में बदल देता है। उसके बाद वह क्वेस्ट पूरा करने के लिए पक्षी का एक एक पंख इकट्ठा करता है। अचानक कहीं से एक दुल्हन वहां आ जाता है और उसके तुरंत बाद एक हार्पी ऊपर से झपट्टा मारती है और योकी पर अटैक करती है। तभी एक दूसरा लड़का भी शामिल हो जाता है और उसके पीछे पड़ता है, जिससे योकी उन तीनों अटैकर्स को याद दिलाता है कि वह असल में उनका पुराना मास्टर है। जब उन्हें एहसास होता है कि वह लड़का असल में योकी ही है, तो ड्यूक पूछता है कि डीमन लॉर्ड की मौत के बाद वह क्यों गायब हो गया था। बाकी लोगों का भी यही सवाल होता है, इसलिए योकी उन्हें अचानक छोड़ देने की वजह बताने का फैसला करता है। सबसे पहले वह गर्व से बताता है कि कैसे उसने सेसिलिया को प्रपोज किया और बिना सोचे समझे रिजेक्ट हो गया। फिर योकी राक्षसों को यह भी बताता है कि वह फिलहाल एक इंसान के रूप में एक एडवेंचरर बनकर रह रहा है। यह उन सभी को हैरान कर देता है।
योकी सबको बताता है कि अब वे उसके बिना अपनी लाइफ जीने के लिए आज़ाद हैं। हालांकि उनमें से कोई भी अपने मास्टर को छोड़ना नहीं चाहता और वे यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि किस तरह की लड़की ने उसे अपना पिछला पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। योकी उन्हें साथ आने देने से साफ मना कर देता है और उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें बहुत सावधानी से भेष बदलने की मुश्किलों को झेलना पड़ेगा। इसके बावजूद उनमें से कोई भी इस चेतावनी से पीछे नहीं हटता और आखिर में योकी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने देता है। उसके बाद वह उन सभी से उनकी राक्षसी फीचर्स हटा देता है। जब सेसिलिया को पता चलता है कि योकी ने बेचारी हार्पी के सारे पंख उतार दिए हैं, तो वह उसकी इस असंवेदनशील हरकत के लिए उसे डांटना शुरू कर देती है। योकी भी अपनी गलती मानता है और माफी मांगता है। सभी राक्षस उसे परेशान होते देख एंजॉय करते हैं। फिर सेसिलिया उन सभी को चाय पिलाने के लिए अपने घर के अंदर ले जाती है। वहां वह इस बात पर हैरान होती है कि तीनों राक्षसों ने इतने नेचुरल इंसानी भेष कैसे बना लिए। ड्यूक उसे समझाता है कि उसने अपना सिर अपने आर्मर से जोड़ लिया है, जबकि हार्पी और उस लड़के ने भी समाज में फिट होने के लिए अपने खास फीचर्स हटा दिए हैं। फिर वह सेसिलिया को बताता है कि योकी की वजह से ही उनकी डीमन पार्टी इतनी सुस्त थी। डीमन लॉर्ड के महल में जाकियल हमेशा योकी को काम करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता था। दुर्भाग्य से उसके लिए योकी हमेशा अपने कमरे से बाहर जाने से मना कर देता था, जिससे डीमन लॉर्ड पूरी तरह हताश हो जाता था। उस समय ड्यूक को लगा कि योकी को सजा देना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इसके बजाय उसका सिर ही उड़ा दिया गया। तब से वह योकी की एक सच्चे सबोर्डिनेट के रूप में सेवा कर रहा है। अचानक योकी को एहसास होता है कि बाकी दो राक्षस गायब हैं। चूंकि वे किसी और को उन्हें देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए ग्रुप उन दोनों शरारती लोगों को खोजने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वे हवेली के आंगन से गुजरते हैं, ग्रुप को सीक सेलिया की गोद में सोता हुआ मिलता है। योकी अपने दोस्त की वजह से हुई किसी भी परेशानी के लिए माफी मांगता है, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाती है कि यह कोई परेशानी नहीं थी। वह समझाती है कि सीक उसे फॉलो कर रहा था क्योंकि वह अकेला खेल रहा था, लेकिन छोटा लड़का थक गया और सो गया। योकी सिर हिलाता है, लेकिन उससे पूछता है कि हैप्पीनेस कहाँ गई, क्योंकि वह भी सीक के साथ थी। ये सुनकर सेलिया बताती है कि सोफिया को हैप्पीनेस मिल गई है और वह उसे एक प्रॉपर मेड के रूप में ट्रेनिंग देने के लिए ले गई है। सभी बच्चे अंदर जाते हैं और सोफिया से पूछते हैं कि उसने उनकी मासूम सहेली को क्यों किडनैप किया। जैसे ही सोफिया को पता चलता है कि हैप्पीनेस योकी के साथ है, वह बताती है कि उसे एक नई मेड मिलनी थी और उसने बस मान लिया कि वह वही है। योकी सोफिया से उसकी उम्मीदें बढ़ाने के लिए माफी मांगता है और हैप्पीनेस से अपनी यूनिफॉर्म बदलने के लिए कहता है। किसी वजह से हैप्पीनेस उसे उतारने से मना कर देती है। वह सोफिया की ओर मुड़ती है और वैसे भी नौकरी पर रखने के लिए कहती है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। बाद में हर कोई हैप्पीनेस को उसकी नई नौकरी पर बधाई देता है। जैसे ही वे जाने की तैयारी करते हैं, सेलिया राक्षसों को जब भी मन हो मिलने आने के लिए कहती है और फिर चुपके से योकी के पास जाती है। वह जल्दी से उसे बताती है कि सेसिलिया की छुट्टी आने वाली है, इसलिए उसे डेट पर ले जाना चाहिए। खुश होकर योकी तुरंत इस पेरेंट्स सैंक्शनड ऑफिशियल हैंगआउट के लिए मान जाता है। अगले दिन वह मीटिंग पॉइंट पर सेसिलिया का इंतजार करता है। जल्द ही उनकी कैरेज वहां पहुंचती है और वह एक सुंदर भेष पहनकर नीचे उतरती है। जैसे ही योकी उसे हैरानी से देखता है, सेसिलिया पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह बताता है कि उसके चश्मे ने उसे अचानक चौंका दिया, तो वह उसे याद दिलाती है कि उसे भेष में रहना होगा, क्योंकि पूरा शहर उसे जानता है। फिर सेसिलिया योकी को इस सब से गुजारने के लिए माफी मांगती है, लेकिन वह अपना सिर हिलाता है और वादा करता है कि वह इसे उसके लिए अब तक की सबसे अच्छी डेट बना देगा। उसके बाद वे दोनों साथ में शहर की सड़कों पर घूमते हैं। टहलते हुए सेसिलिया को एक प्यारी बेकरी दिखती है और वह बाद में वहां चाय पीने का मन बना लेती है। फिर वह एक दुकान पर कुछ फूलों की तारीफ करने लगती है, लेकिन योकी मन ही मन सोचता है कि वे फूल उसकी खूबसूरती के सामने कुछ भी नहीं है। दुकान से निकलने के बाद सेसिलिया पास की एक बिल्ली को सहलाने लगती है और प्यारी सी आवाजें निकालती है। इसकी वजह से योकी जानबूझकर दूसरी तरफ देखने लगता है ताकि वह बहक न जाए। कुछ ही देर बाद दोनों एक कपड़ों के बुटीक में जाते हैं, जहां योकी उसे एक खूबसूरत लाल ड्रेस चुनने में मदद करता है। बाद में सेसिलिया योकी को उसके साथ के लिए थैंक यू कहती है, क्योंकि वह अपने सामान्य तनावपूर्ण दिनों से काफी आराम महसूस कर रही है। हैरान होकर वह खुश महसूस करता है कि वह उसे बेहतर महसूस कराने में मदद कर सका। फिर वह उसे पास की एक एक्सेसरी शॉप पर एक छोटे से गिफ्ट के लिए ले जाता है। युगा भी वहां मकाना के साथ भेष बदलकर डेट पर आया हुआ है। सेसिलिया को देखते ही वह उसे पुकारने लगता है, लेकिन मकाना उनका भेष बचाए रखने के लिए उसे चुप करा देती है। युगा फिर सेसिलिया के पास चलकर आता है और पूछता है कि वह बाहर क्या कर रही है। वह उसे बताता है कि वह मकाना के साथ शहर घूम रहा है
और उसे भी उनके साथ चलने का इनविटेशन देता है, जिसमें वह योकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। सेसिलिया यह समझाने की कोशिश करती है कि वह योकी के साथ बाहर आई है, इसलिए युगा आखिरकार योकी को भी साथ चलने देने के लिए राजी हो जाता है। फिर वह उसे एक्सेसरीज शॉप की ओर ले जाता है, जबकि मकाना इस बात से परेशान है कि उसकी पहली डेट खराब हो गई। वह योकी से पूछती है कि क्या वह भी सेसिलिया के साथ डेट पर है, तो वह सिर हिलाता है। ये सुनकर मकाना योकी को युगा की डेट खराब करने का आदेश देती है, ताकि वह आखिरकार उसके साथ रह सके। तो दोस्तों, योकी को लगता है कि मकाना उसका ख्याल रख रही है, लेकिन मकाना उसे अगली लूजर बोलकर उसके ख्यालों पर पानी फेर देती है। फिर वह एक एक्सेसरी शॉप के अंदर चली जाती है, जबकि योकी सोचने लगता है कि क्या युगा अभी भी सेसिलिया को पटाने की कोशिश कर रहा है, भले ही उसने शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया हो। युगा की बेशर्म हरकतों को देखकर योकी गुस्से में अपनी लवर को बचाने के लिए दुकान के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर योकी सेसिलिया से पूछता है कि क्या उसे कोई गिफ्ट चाहिए। सेसिलिया को उस पर बोझ बनना अच्छा नहीं लगता, पर योकी आज की डेट को उसके लिए स्पेशल बनाना चाहता है। तभी युगा की नजर उन पर पड़ती है और वह बदतमीजी से बीच में आ जाता है। जब युगा सेसिलिया के लिए खुद कुछ खरीदने जाता है, तब योकी उसके लिए एक बहुत ही सुंदर नेकलेस चुनता है। सेसिलिया उस सुंदर पेंडेंट को पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी युगा लौटकर सब खराब कर देता है। वह उसे दुकान की सबसे महंगी एक्सेसरी दिखाता है, पर सेसिलिया का ध्यान खींचने के लिए वह काफी नहीं था। फिर युगा बिना इजाजत सेसिलिया की हैट हटा देता है, ताकि उसे वह एक्सेसरी पहना सके, जिसकी वजह से दुकान के लोग उसे पहचान लेते हैं। पल भर में ही वहां भीड़ जमा हो जाती है और हीरो की पार्टी को घेर लेती है, जिसमें योकी को कूड़े की तरह एक तरफ फेंक दिया जाता है। भीड़ दुकान से बाहर निकलती है और अपने साथ सेसिलिया को भी ले जाती है। योकी उठकर उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे लड़कियों की भीड़ से परेशान एक दूसरा हीरो का सोर्ड्समैन मिलता है। योकी पहचान जाता है कि यह युगा की पार्टी का रेवेन है। योकी सोचता है कि क्या उसे इसकी मदद करनी चाहिए। तभी वह अचानक एक रैंडम दिशा में इशारा करके नाटक करता है कि हीरो वहां है। यह सुनकर दीवानी लड़कियां रेवेन को छोड़कर वहां भाग जाती हैं। लड़कियों के जाने के बाद योकी रेवेन को एक शांत गली में ले जाता है, क्योंकि वह हैंडसम नाइट चुपचाप खड़ा था। योकी को लगता है कि शायद वह जाना नहीं चाहता, पर तभी रेवेन उसे घबराते हुए पीछे मुड़कर आवाज देता है। उसकी कोमल आवाज सुनकर योकी सोचता है कि क्या यह डैशिंग नाइट बोलने में शर्मा रहा है। रेवेन सिर हिलाता है और योकी से पूछता है कि क्या उसे भी लगता है कि उसकी आवाज मर्दाना नहीं है। लेकिन योकी उसका मजाक नहीं उड़ाता और कहता है कि हर किसी में कुछ ऐसा होता है जो उन्हें खुद पसंद नहीं होता। योकी की समझदारी देखकर रेवेन हैरान रह जाता है। योकी सेसिलिया को ढूंढने के लिए मुड़ता है, तभी उसका दयालु स्वभाव देखकर रेवेन उससे दोस्ती करने के लिए पूछता है। अचानक मिले इस ऑफर से योकी हैरान हो जाता है। रेवेन थोड़ा हिचकिचाता है, पर शुक्र है कि योकी उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेता है और फिर से अपनी डेट को ढूंढने निकल पड़ता है। काफी तलाश करने के बाद योकी को चिंता होने लगती है कि क्या सेसिलिया इस बड़े शहर में अकेली ठीक होगी। वहीं दूसरी तरफ सेसिलिया भी उसे ढूंढ रही होती है और उसे एक खोया हुआ बच्चा मिलता है। बच्चे की चोट ठीक करने के बाद वह उसके माँ बाप के बारे में पूछती है। बच्चा रोने लगता है, क्योंकि उसने अपनी माँ को खो दिया था। लेकिन उसकी आवाज सुनकर योकी वहां पहुंच जाता है और हीरो की तरह उसे बचाने का नाटक करता है। सेसिलिया हैरान होती है, पर योकी को डांटती है, क्योंकि उसने एक बच्चे के सामने खुद की फजीहत करवा ली थी। वह बच्चा योकी की हालत देखकर हंसने लगता है और फिर योकी और सेसिलिया साथ मिलकर उसकी माँ को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते वक्त योकी कहता है कि सेसिलिया को घर चले जाना चाहिए, ताकि भीड़ फिर से उस पर हमला न कर दे। पर वह मना कर देती है और कहती है कि अगर भीड़ ने फिर से परेशानी की तो वे उसे संभाल लेंगे। इतनी गर्मी में भी सेसिलिया को छींकते देख योकी उसकी बात मान लेता है और आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ युगा अब भी सेसिलिया को ढूंढ रहा होता है। मकाना उसे घर चलने को कहती है, पर युगा उसे झटक कर सेसिलिया की तलाश में भाग जाता है। युगा के इस बर्ताव से मकाना काफी उदास हो जाती है, क्योंकि डेट पर होने के बावजूद उसने उसे इग्नोर किया था। जल्द ही युगा को योकी के साथ सेसिलिया दिख जाती है और वह मकाना को बताने के लिए मुड़ता है, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि मकाना वहां से जा चुकी है। अगले दिन योकी को पता चलता है कि सेसिलिया घर लौटते वक्त गिर गई थी। सीलिया बताती है कि उसकी बेटी को बहुत बुरा कोल्ड हो गया है, क्योंकि वह पहले से थकी हुई थी और युगा की हरकत की वजह से भीड़ को झेलते हुए वह पूरी तरह पस्त हो गई थी। सीलिया यह भी कहती है कि युगा जबरदस्ती सेसिलिया के मामलों में दखल दे रहा था, इसलिए उसने उसे ठिकाने लगाने के लिए सोफिया को भेजा था। योकी ये जानकर हैरान होता है कि सोफिया हीरो को इतनी आसानी से फेंक सकती है। वहीं सीलिया योकी की तारीफ करती है और उसे सेसिलिया से मिलने की इजाजत देती है। सोफिया उसे वहां ले जाती है और दरवाजा खटखटाती है। सेसिलिया शर्मिंदा महसूस करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि योकी उसका कमरा देखे।
सोफिया उसे दिलासा देती है कि उसने उसका टेडी बियर छुपा दिया है, जिससे सेसिलिया की सारी धाक खत्म हो जाती है। योकी एक लड़की के कमरे में होने की वजह से घबराया हुआ अंदर जाता है। वहां वह बेड पर लेटी सेसिलिया के पास बैठकर बातें करता है। योकी को लगता है कि उसकी वजह से वह बीमार हुई, क्योंकि उसने उसे बहुत सारी जगहें घुमाई थीं। हालांकि सेसिलिया को बुरा नहीं लगा था, पर वह नाटक करते हुए कहती है कि इसकी भरपाई के लिए उसे अगली बार और भी अच्छी डेट पर ले जाना होगा। उत्साहित होकर योकी हीरो की तरह डींगे हाँकने लगता है और सेसिलिया उसे पागलों की तरह बड़बड़ाते देख हंसने लगती है। ये देखकर सोफिया भड़क जाती है और योकी को बाहर फेंक देती है, क्योंकि उसे लगता है कि ज्यादा हंसने से सेसिलिया की तबीयत बिगड़ जाएगी। घर लौटते वक्त योकी देखता है कि रेवन सेसिलिया की हवेली की तरफ जा रहा है। पूछने पर रेवन बताता है कि वह एक लड़की को प्रपोज करना चाहता है। वह खुलासा करता है कि वह लड़की बहुत दयालु है और उसने उसकी आवाज की तारीफ की थी, इसलिए वह उसकी तरफ खींचा चला आया। पर उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं था। योकी उसे दिलासा देता है कि उसके जैसा लंबा और हैंडसम आदमी हर हाल में ठीक रहेगा। हौसला मिलने के बाद रेवेन हवेली की तरफ बढ़ जाता है और योकी सोचने लगता है कि वह कौन सी दयालु लड़की होगी। रेवेन असल में सेसिलिया को पसंद करता है, जिसका मतलब है कि योकी को प्यार के मामले में एक और कंपटीशन मिलने वाला है। ये एक न्यू एनीमे है। इस एनीमे के 2 एपिसोड्स ही आए हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी न्यू एनीमे में।